इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसने लेटर ऑन बोर के एटॉमिक मॉडल को बनाने में हेल्प किया। अभी तक हमें ये तो पता चल चुका था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मिनिमम एनर्जी से कम की नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ दैट रेडिएशन। अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना रहा था और रिलीज़ कर रहा था, वो भी एक सर्टेन मिनिमम लेवल तक ही रिलीज़ करेगा, ये भी हम जान गए थे। अब देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, फिर आएंगे स्पेक्ट्रम। आपको सभी को मालूम है, अगर एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये 7 कंटिन्यूअस कलर्स में ब्रेक हो जाता है। किसमें? 7। ये इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है जो रेनबो बनता है रेनी सीजन में, आपने देखा होगा। उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि एक कलर का बैंड ये तो फिर एक ये फिर ये, ऐसे नहीं। ये लगातार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग बैंड होते हैं और पूरा रेनबो एक जैसा चेंजिंग कलर्स के साथ नज़र आता है। सो वी कॉल इट एज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी आपको ये तो मालूम ही है कि ये जो अलग अलग तरह की रेडिएशंस हैं, रंग हैं, ये अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिनोट कर रहा है। ठीक, ये रहा आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब आ जाती है बारी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे लिया गया था। हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया, इसको एक वाइट लाइट दी गई। क्या है ये? वाइट लाइट। हमें पता करना था ना कि कौन सी मिनिमम एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो एक पर्टिकुलर एनर्जी तक ही होनी थी। अब ये सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लिया एटमाइज फॉर्म में। किसमें? एटमाइज्ड फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं लिया है। ठीक, अब इसमें हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। ठीक, अब ये क्या होगा, वाइट लाइट जब इस सैंपल से पास होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर देंगे। बचा हुआ लाइट को हम कहते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेड रेडिएशन। सैंपल से जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकलती है। अब इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं और इसके स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिला कि सब तो कलर थे, कोई एक जगह खाली मिल गई। इसका मतलब यहाँ से कुछ गायब है। इसका मतलब ये सभी एटम्स ने इसी को एब्जॉर्ब कर लिया। सारे हाइड्रोजन ने सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही क्यों एब्जॉर्ब किया? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज ही एब्जॉर्ब हुई है इसके अंदर। अब ये कौन सी है? ये गायब है, एक स्टूडेंट गायब है क्लास से। इसका पता लगाने के लिए आपको पूरी अटेंडेंस लेनी पड़ेगी और उस स्टूडेंट का नाम तब ढूंढ के आप निकालोगे। तो इसका एक तरीका और निकाला गया। इसका एक तरीका निकाला गया कि जब ये वाइट लाइट को हाइड्रोजन सैंपल पे पास किया गया तो अब ये हाइड्रोजन के सैंपल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और अब ये बन गया एक्साइटेड सैंपल। तुरंत नहीं इसका हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे दिया, ट्रांसमिटेड को जाने दिया। अब इस एक्साइटेड सैंपल को जब इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है तो अब ये बढ़ी हुई एनर्जी से अब हर कोई अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जैसे रहा होगा। तो ये क्या करेगा, वॉटेवर एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा, एमिट करेगा। एमिटेड रेडिएशन, ये कौन सी थी? ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इट वॉज एमिटेड रेडिएशन। और इसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ यही वो बैंड मिल जाता है जिससे कि हमें अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी, हमें वो फ्रीक्वेंसी रीजन पता चल जाएगा जो इस हाइड्रोजन के सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह के एक स्पेक्ट्रम को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, इसमें कुछ चीज़ गायब होती है। और इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसमें जो चीज़ इसने एब्जॉर्व करी थी वही फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। तो आपको पता लग ही रहा है देख के कि अगर हम स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना चाहें कि कोई एटम किस तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व कर रहा है, तो हमारे लिए बेटर रहते हैं टू स्टडी द एमिशन स्पेक्ट्रम। दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ने ही हमें लेटर ऑन बोर के मॉडल तक पहुंचाया है। अब जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज एब्जॉर्व हुआ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के अलग अलग तरह के एटम्स थे और सब किसी को ज़्यादा एनर्जी मिली होगी, किसी को कम मिली होगी, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी रेंज एक गायब हुई थी, जो हमको पता चली कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी रेंज में था। अब इन्हीं सारी फ्रीक्वेंसीज़ को एक लाइन से लिखा गया। जो हाइड्रोजन एटम में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गायब हुई थी उसके स्पेक्ट्रम में, उन फ्रीक्वेंसीज को रेंज के हिसाब से एक साथ लिखा गया। ये लाइमन सीरीज़, बामन सीरीज़ इनको नाम दिया गया है। लाइमन सीरीज़ में अल्ट्रा वायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसीज थी, बामन में विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसीज थी, पाश्चियन ब्रैकेट ऑफ फंड में IR रीजन की, इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसीज थी। अब आपको स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये तो पता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है ये हाई एनर्जी का है। ये कैसी है? हाई एनर्जी है। ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है। और आपने क्या किया था, ये कौन सा स्पेक्ट्रम था? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, तो जब आपने इसको एक्साइट किया तो ये कहीं ना कहीं हायर एनर्जी में चला गया होगा। हायर एनर्जी में गया तो मान लीजिए कि इसकी, अब क्योंकि ये क्वांटाइज्ड वैल्यू ही पॉसिबल है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, क्या मालूम है कि सभी एनर्जीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती हैं, पर्टिकुलर एनर्जीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये सीरीज़ ऑफ रेडिएशंस मिली, इससे जो आपका एक्साइटेड सैंपल था, ये कब मिला है? जब इलेक्ट्रॉन वापस आया एक्साइट से ग्राउंड में वापस आया, मतलब अपने फर्स्ट शेल में, जिसको कि रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड का मॉडल गलत नहीं था, मगर जो बोर का मॉडल है अब उसकी स्टेबिलिटी को फर्दर एक्सप्लेन करेगा। अब क्योंकि ये लाइमन सीरीज़ का जो रेडिएशन है ये सबसे हाई एनर्जी का है, इसका मतलब ये उन इलेक्ट्रॉन्स के वापस ग्राउंड स्टेट में आने से बना होगा जो सबसे हाई एनर्जी पे चले गए हैं और सबसे लो एनर्जी पे वापस आ रहे हैं। जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी तो लॉस होगी, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस है। इसका मतलब कि ये सब के सब कहाँ पे आ रहे हैं? मान लीजिए ये फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एन एनर्जी लेवल्स तक है। ठीक, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहीं भी दूर पहुंच सकता है, मगर उसको वापस कहाँ पे आना है? फर्स्ट पे आना है। जब वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा तब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो यही एनर्जी थी लाइमन सीरीज़ की। तो बोर ने कहा कि जो मैक्सिमम एनर्जी की जो रेडिएशन मिल रही है ये हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से तभी मिली होगी जब उसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया होगा। और जब हम किसी चीज़ की कूलिंग करते हैं तो एकदम 100 से 0 डिग्री तो हो नहीं जाता, बीच में भी कूलिंग होती है, मतलब एनर्जी लॉस पार्शियली भी हो रहे हैं, पार्शियली भी एनर्जी लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब इससे जो हायर एनर्जी है वो तब मिली होगी जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड लेवल तक आया। तो ये हमें मिल गई किसकी? बामन सीरीज़ की। तो इस तरीके से इन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस में बोर ने सेट किया कि एटम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबल एनर्जी के लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। अपनी मिनिमम एनर्जी के साथ वो अपने ग्राउंड स्टेट के शेल में रहता है, जिससे कि फर्दर एनर्जी का लॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में कोई एनर्जी का लॉस नहीं था इससे ज़्यादा। तो इन दिस वे बोर ने बताया कि मॉडल ऑफ रदरफोर्ड तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है,
इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी अपनी ग्राउंड स्टेट में लूज़ नहीं करता। जब उसको हम एक्साइट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ पॉसिबल एनर्जी शेल्स में जाता है, इनके बीच के एरिया में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटाइज्ड है वैल्यू, उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो n टाइम्स बढ़ेगी, बीच में नहीं रहेगी कभी भी एनर्जी। तो हायर एनर्जी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स में जाता है और जब ये वापस आता है तभी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। बोर ने बिल्कुल सही सही कैलकुलेशंस कर डाले इन सब। अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी पता थी तो इसकी एनर्जी भी पता है आपको। ये E1 एनर्जी मान लीजिए h(1) आई और ये एनर्जी आई h(2) आई, कम एनर्जी है। आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी मालूम है। जब 2 पे आता है तो क्या डिफरेंस है, जब 1 पे आता है तो ये डिफरेंस है, जब 2 पे आता है 2 लेवल पे वापस आता है तो ये डिफरेंस है। तो हमें सीढ़ियों के स्टेप्स का डिफरेंस मालूम है, सीढ़ी का लेवल पता करना है। तो बोर ने बैक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हर एनर्जी लेवल का एनर्जी पता किया। इस एनर्जी लेवल को उन्होंने ऑर्बिट कहा, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर है। और इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी, एवरीथिंग ही एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन बाय द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेट अस सी द बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखते हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल। बोर के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड के मॉडल की तरह न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे जो कि एटम के सेंटर पे थे। इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स जो कि अलाउड एनर्जी के लेवल्स हैं उन्हीं में रहते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स को जो इस एनर्जी लेवल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी लूज़ नहीं करता है जब तक वो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली है। जब आकर आप एटम को एनर्जी दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करते हैं। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिस लेवल में गया है और वापस जिस लेवल में आया, उन दोनों लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा। रेडिएशन की एनर्जी h(nu) के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस को जब हम h से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये फ्रीक्वेंसीज हमें मिल चुकी थी कहाँ से? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से। बोर ने बैक कैलकुलेशन के थ्रू, इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू इस एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट किया था और इस एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे E1, E2, E3 एनर्जी लेवल्स को की वैल्यू को असाइन किया था। बोर ने हर ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट किया। MEVR ये वेलोसिटी है जो कि n टाइम्स रहेगा h/2 पाई के। n कैन बी 1, 2, 3 हर ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 h/2 पाई और सेकेंड में सो ऑन। इन ऑर्बिट्स को, क्योंकि इस पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट से एनर्जी डाउन नहीं होती थी तो इसको कहा स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिनकी वैल्यू को दिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी को लेटर ऑन हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। रेडियस ऑफ ईच शेल भी कैलकुलेट किया, दैट वाज n² A0 was 52.9 पिकोमीटर। एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ईच शेल भी कैलकुलेट किया। वहाँ आप देख चुके थे, उनको क्या मिला था? एनर्जी डिफरेंस मिला था। किसके फॉर्म में? जो रेडिएशन निकल के आई थी बाहर, उससे उन्होंने हर एनर्जी लेवल की एनर्जी का भी पता लगा लिया। तो -RH 1/n², RH की वैल्यू ये रिडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 × 10⁻18 जूल है। इस तरीके से रदरफोर्ड ने सब कुछ फिक्स कर दिया, मगर इसका ड्रॉबैक यहीं पे दिख रहा है कि इट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। रदरफोर्ड इतना पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए करके हाइड्रोजन एटम का मॉडल निकाल पाए थे और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मॉडल निकाल पाए थे जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, रेडिएशन के टाइप एमिट होने के बदलते चले जाएंगे। कितने तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग तरह के रेडिएशन निकालेंगे। तो ये कैलकुलेट करना हर एटम में कि एनर्जी लेवल उस ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा, वहाँ क्या एनर्जी होगी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अभी इसके और भी ड्रॉबैक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए नया मॉडल आ जाएगा, दैट इज़ द फाइनल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए।